हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनमानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है आपकी बीएससी 5th सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें आज आपकी फेवरेट बुक चलने वाली है नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी। दीदी नंबर थ्योरी वाली बुक स्टार्ट कर दो भाई। हो गई आज स्टार्ट, 2 दिन से डिले हो रही थी बुक आपकी, 2 दिन पहले स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। सबसे पहली बात, आपका एक भ्रम दूर कर दिया जाए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने की थी, ये हमारी थ्योरेटिकल बुक है या क्वेश्चंस बेस्ड बुक है, तो यानी कि इसमें क्वेश्चंस ज्यादा होंगे या थ्योरी ज्यादा होगी। तो इस बुक में होने वाले हैं आपके क्वेश्चंस, और वो भी ऐसे नहीं कि जिनको करने में आपको बोरियत महसूस होगी। इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको करते टाइम भी इंटरेस्ट आएगा और बुक पढ़ते टाइम भी आपको काफी अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, जो कि आपका थ्योरी ऑफ नंबर्स। एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं चैप्टर्स को लेकर के। तो सबसे पहले जो मैंने लेक्चर अपलोड किया था आपका नंबर थ्योरी और गेम थ्योरी और डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस वाली बुक का, उसमें मैंने आपको चैप्टर्स ही बताए थे कि आपकी बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो आप में से सभी स्टूडेंट्स जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, एक बार अपना सिलेबस मैच कर लीजिएगा। अगर आपके चैप्टर्स मैच करते हैं तो भले ही आपकी बुक किसी भी पब्लिकेशन की हो, एस चंद की हो, एस जे पब्लिकेशन हो, कोई सा भी पब्लिकेशन हो, प्रगति पब्लिकेशन हो या फिर कोई अनदर, तो देखो डरिए मत। आप सोचते हो कि वंदना पब्लिकेशन के क्वेश्चन करा दो, इस पब्लिकेशन के क्वेश्चन करा दो, सभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके सभी पब्लिकेशन में सेम होते हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। मेनली यहाँ पे सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए कराया जाता है और आपकी बुक चलती है जी कृष्णा पब्लिकेशन की। ठीक है, अगर आपने किसी अदर पब्लिकेशन की बुक भी ली हुई है तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पब्लिकेशन जो चेंज होते हैं उससे ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस चेंज हो जाता है बच्चा, सिलेबस आपका वही रहता है, सिर्फ क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए हमारी बुक में एग्जाम्पल है तो आपकी बुक में क्या हो गए, क्वेश्चंस हो गए। वो ही हमारी बुक में क्वेश्चंस है, आपकी बुक में क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। सिर्फ इतना डिफरेंस आता है। और अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है आपके सिलेबस में, क्योंकि एनईपी के अकॉर्डिंग आपका 70 to 80% सिलेबस जो होता है वो सभी यूनिवर्सिटीज का सेम है, लेकिन 20-25% जो सिलेबस होता है वो आपका डिफरेंट होता है। तो वो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी सभी कुछ आप यहाँ से पढ़ सकते हो इजीली, चाहे आपकी किसी भी पब्लिकेशन की बुक है। इससे पहले भी पढ़े हुए हो तो इतना तो आपको पता ही है क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर फर्स्ट की, जो कि आपका थ्योरी ऑफ नंबर्स। डरने की बात नहीं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग जो होने वाली है वो आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो, यानी कि पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। हम पढ़ेंगे टॉपिक डिविजिबिलिटी के बारे में। अब आपको पता है डिवाइड आप सभी पे करना आता है, नर्सरी केजी से ही आप डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हो, तो छोटे छोटे रूल्स तो हमें पता होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा मॉडरेट लेवल पे ले जाकर के वो आपके हायर एजुकेशन में आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, फिर आप वही सोचते हो कि पता नहीं क्या दे दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी से टॉपिक्स हैं। तो बात कर रहे हैं किसकी, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब आपको पता ही है, जब भी आप किसी एक टर्म को किसी भी अनदर टर्म से डिवाइड करते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि इसको आप एक तरीके से डिफाइन कैसे करोगे, क्या इसके अंदर पढ़ोगे, तो वो समझ लीजिए कि माना एक इंटीजर है a, तो एन इंटीजर a इज सेड टू बी डिविजिबल बाय एन इंटीजर b, यानी कि कोई भी एक इंटीजर a किसी भी अनदर इंटीजर b से डिवाइड होगा। किस कंडीशन में? पहली बात तो ये है कि b हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऑलवेज आपको पता है जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी टर्म को तो दो चीजें होती हैं, एक आपकी ऊपर होती है और एक डिवाइड में नीचे। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो टर्म हमारी क्या बन जाएगी, इंफिनिटी बन जाएगी। तो इसीलिए अपॉन में 0 हमारे पास में नहीं होना चाहिए। ये बात तो क्लियर हो गई। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक इंटीजर है a और एक इंटीजर है b, तो जो a है वो डिविजिबल होगा किससे, किसी अनदर इंटीजर b से, यानी कि ये इस b से डिवाइड होगा, लेकिन b जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। b हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो a हमारा b से कब डिवाइड होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है कि यदि देयर एग्जिस्ट, ये साइन आप सभी को पता है किसका होता है, देयर एग्जिस्ट, यानी कि वहां पे एग्जिस्ट करे क्या, एन इंटीजर q, वहां पर एक अनदर इंटीजर q एग्जिस्ट करे सच दैट a इज इक्वल्स टू b q, a किसके इक्वल हो, b इंटू q के। दी ये क्या है, ये बात समझ में नहीं आई, एक बार यहाँ पे समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आपको 4 को डिवाइड करना है, मान लो, ठीक है, 4 को डिवाइड करना है 2 से,
हो जाएगा डिवाइड इजीली, कैसे, 2 2 जा 4, नीचे कितना बचा 0। एक अनदर टर्म ले लीजिए 5, इसको डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 2 जा 4, नीचे क्या बचा 1। ये तो कंडीशन की आ गई, इसमें आपको पता है ये हमारा क्या होता है, डिवाइडेंट होता है, ये हमारा डिवाइजर हो गया, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। लेकिन अब तो रिमाइंडर बच रहा है 1। अगर हम केस ले रहे हैं कौन सा, ये वाला, कि जिसमें हमारे पास में रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो इसको तो आप छोड़ दो, क्योंकि ये तो हमारा ऐड करना होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 4 कब आएगा, तो आप कहोगे दी 2 में हमने इस 2 की मल्टीप्लाई करी और रिमाइंडर को ऐड कर दिया। अब क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 है तो वो तो हम लेंगे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारा डिवाइजर आया, ये हमारा किसके इक्वल है, डिवाइडेंट, जिससे हम डिवाइडेंट हमारा किसके इक्वल है, जो डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं किसी भी टर्म को, और इसमें जब हम क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्वोशिएंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, q से। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी इंटीजर a हमारा कोई भी इंटीजर हमारा a वो हमारा b से डिवाइड कब होगा, जब कोई अनदर इंटीजर q वहां पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। भाई जब आप टेबल चलाओगे तो कितने टाइम्स तो चलाओगे ना, भाई 2 से 4 घटा 2 टाइम्स, ठीक है, 3 से 3 घटा कितनी टाइम्स, 9 टाइम्स। तो इस तरीके से आपके पास में क्या आएगी, क्वोशिएंट वाली टर्म निकल कर क्या आएगी, तो उसी को रिप्रेजेंट किया हुआ है q से। यानी कि एक तरीके से अगर यहाँ पे आप देखो, ये हमारा a है, ये हमारा b और ये हमारा क्या है, q है। यानी कि a तो हमारा हो गया, ये a को हमने डिवाइड करा, किससे डिवाइड किया, अगर मान लो ये हमारा a है तो a को हमने डिवाइड किया किससे, b से, और कितने टाइम्स डिवाइड किया, ये हमारा क्या आया था, क्वोशिएंट, यानी कि ये किसकी वैल्यू हो गई, q की, और रिमाइंडर हमारा क्या बचा, 0। तो आपको पता है जो हमारी थ्योरम होती है डिविजिबल उसकी डिवीजन एल्गोरिथम की, वो क्या कहती है कि a हमारा किसके इक्वल होगा, b इंटू क्यू प्लस आर, और क्योंकि हमारा r इस कंडीशन में 0 है तो a किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा b इंटू क्यू के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसकी छोटी छोटी बातें थोड़ी डीपली, बट अगर आपने पहले से अच्छा पढ़ रखा होगा तो ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन हमने क्या बोली कि a जो है कोई भी इंटीजर वो आपका b से डिवाइड कब होगा। पहली बात तो ये कि b हमारा 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वहां पे एक अनदर इंटीजर q एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट a किसके इक्वल होना चाहिए, b इंटू q के इक्वल होना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय a इज डिविजिबल बाय b। तो इसको आप कैसे डिनोट करोगे, देखो बीच में आपको इस तरीके से साइन लगाना है, एक तरीके से डंडा खींच देना है, और जिस टर्म को आप डिवाइड करोगे वो टर्म कहाँ लिखोगे, बाद में, और जिस टर्म से डिवाइड करोगे वो कहाँ लिखोगे, पहले लिखोगे। तो इसको आप क्या बोलोगे, a इज डिविजिबल बाय b। क्लियर है बात। आगे चलिए, इसके दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं मैंने, यहाँ पे समझिएगा। फर्स्ट है, मान लीजिए 51 है, तो 51 इज डिविजिबल बाय 17। आपको भी पता है 17 3 क्या हो, 17 3 से 51 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, बिकॉज हमने लिखा कि 51 इज डिविजिबल बाय 17। 51 जो है वो 17 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो 51 है वो किसके इक्वल होता है, 17 इंटू 3। 17 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करें तो हमें क्या मिलेगा, 51 मिलेगा। तो ये 3 क्या है, यहाँ पे ये 3 किसकी वैल्यू है, Q की वैल्यू है। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, A की वैल्यू। ये हमारे पास में ठीक है, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास में वैल्यू है किसकी, B की, और ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, A की, और ये हमारा क्या हो गया, Q की वैल्यू हो गई 57। इस तरीके से A हमारा बीच में आता है, ये हमारा B होता है, ये हमारा क्या होता है, Q होता है। क्लियर है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हमारा 51 17 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे 51 इज डिविजिबल बाय 17। तो पूरा ना लिख करके क्या करोगे, जिस टर्म को डिवाइड किया वो बाद में, जिससे डिवाइड किया वो पहले, और बीच में इस तरीके से लाइन खींच दोगे। ठीक है, दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दोगे। इसके बाद में सेकंड एग्जांपल देखिएगा क्या है, 72 इज डिविजिबल बाय 8। यानी कि 72 जो है वो 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 9 72 होते हैं ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं कि 72 किसके इक्वल होगा, अगर हम 8 में मल्टीप्लाई कर दें किसकी, 9 की, तो 8 9 से कितने हो जाएंगे, 72। तो क्लियरली कट हो रहा है, वो उससे डिवाइड हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 72 इज डिविजिबल बाय 8। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जब आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो वहां पे इनका यूज होगा। कभी ये सोचो दीदी पता नहीं क्यों
बार बार रिकॉल करा रही है। इसके बाद में देखो कुछ आपकी प्रॉपर्टीज है, टोटल 8 प्रॉपर्टीज है। ये सब्जेक्टिव वालों को ध्यान रखनी है और ऑब्जेक्टिव वालों को याद रखनी है। समझ गए? ऑब्जेक्टिव वालों को याद रखनी है और सब्जेक्टिव वालों को ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं कभी कभी। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि b डिवाइड होता है किससे? a से। b डिवाइड करता है किसको? a को। so then माइनस b is also divides a, यानी कि यदि b डिवाइड करता है a को तो माइनस b भी डिवाइड करेगा किसको? a को। क्लियर है? तो एक बात तो मैंने कहा कि 4 है, माइनस मैंने कहा 2 4 को डिवाइड करता है, तो ये बताइए क्या माइनस 2 4 को डिवाइड नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो वही बात कहिए कि यदि b डिवाइड करता है a को तो माइनस b भी डिवाइड करेगा किसको? a को। फिर नेक्स्ट है कि b is divided by a या b is divisible by a, then there exists an integer t। वहां पे क्या होगा? एक इंटीजर t भी एग्जिस्ट करेगा, such that a t किसके इक्वल होगा? b के इक्वल होगा। क्लियर है? फिर नेक्स्ट थर्ड देखिएगा कि 0 is divisible by a, यानी कि 0 को हम डिवाइड कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। a is divisible by 1, बिल्कुल हो सकता है भाई। कोई भी ऐसी वैल्यू जो कुछ भी है उसको हम 1 से डिवाइड करें, कोई भी फैक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता। सभी वैल्यूज क्या हो जाती है हमारी? सभी टर्म्स क्या हो जाती है? 1 से डिवाइड हो जाती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोई भी a की जगह b हो, c हो, d हो, कुछ भी हो, तो दिस इज डिविजिबल बाय 1 एंड a इज आल्सो डिविजिबल बाय a, यानी कि कोई भी टर्म अपने आप से भी डिवाइड होगी, सीधी सी बात है। तो a इज डिविजिबल बाय a। फिर नेक्स्ट है कि b इज डिविजिबल बाय a एंड a इज डिविजिबल बाय b। तो उस कंडीशन में a किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस b के इक्वल होगा। अब ये मत पूछने लगा दीदी ये आए कैसे? ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको एज इट इज लर्न करने हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की b इज डिविजिबल बाय a एंड c इज डिविजिबल बाय b। सो इंप्लाइज दैट c क्या होगा? डिविजिबल होगा किससे? a से। यानी कि अगर b डिवाइड हो रहा है a से और c डिवाइड हो रहा है b से, तो उस कंडीशन में c हमारा किससे भी डिवाइड होगा? a से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि b इज डिविजिबल बाय a, यानी कि यदि b a से डिवाइड हो रहा है और d c से डिवाइड हो रहा है तो b d क्या होंगे? a c से डिवाइड होंगे, ठीक है। ये a c और b d वो वाले मत समझ लेना, a c एयर कंडीशनर वाला वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सिर्फ वैल्यूज हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कि यदि b डिवाइड हो रहा है किससे? a से, और c डिवाइड हो रहा है किससे? a से, यानी कि जो b है वो भी a से डिवाइड हो रहा है, एक टर्म है c वो भी हमारी a से डिवाइड हो रही है, तो उस कंडीशन में bx प्लस cy भी क्या होगा? आपका a से डिवाइड होगा। क्लियर है? लास्ट आपकी जो फैक्ट है वो है कि यदि a बड़ा है b से, यदि a की वैल्यू कैसी है? b से बड़ी है और b डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि a तो बड़ा हो गया b से, लेकिन b जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि b की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो उस कंडीशन में a किसके इक्वल होगा? b क्यू प्लस r के, और r की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होगी 0 से और लेस देन होगी b से। ये वाली बात समझ में आई आपको? देखो कैसे, ये मैंने आपको बात बताई थी। कैसे बताई थी ये बात मैंने आपको? कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिया 9 को हमने 2 से डिवाइड किया, तो आप कहोगे 2 4 जा 8, नीचे बचा 1, ठीक है। अब इसमें एक बात बताई कि ऑलवेज जो a की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी b से। ये जो a होगा ये बड़ा होगा हमेशा b से, जब भी तो आप इसको इससे डिवाइड करोगे। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो क्या ये इससे डिवाइड हो जाएगा? दिमाग मत चलाना कि दी पॉइंट लगा के 0 उतार लो और देन सॉल्व कर लो, ठीक है। बिना पॉइंट वाली कंडीशन बता रही हूँ। तो ये जो वैल्यू है a की, ये ऑलवेज कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे? इस b से। तो ये बात तो लिखी हुई है कि a ऑलवेज कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन हो, अगर किससे? b से, और b डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 0 ना हो, तो उस कंडीशन में क्या है कि b की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। सो देन ये जो a है हमारा, ये जो a है ये किसके इक्वल होता है? b q प्लस r के। b की मल्टीप्लाई q में करो और उसमें जो रिमाइंडर आए उसको ऐड कर दो, तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी? a की। भाई देखो 2 4 जा 8, 1 ऐड करोगे 9, तो आ गई a की वैल्यू। ऑल्सो ये जो r की वैल्यू है, जो रिमाइंडर है, एक बात बताइए, या तो हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, या फिर 0 से बड़ा बचेगा 1 2 3 4, निगेटिव में तो नहीं जाएगा। कैसी होगी वैल्यू रिमाइंडर की? या तो आपकी 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमेशा b से कैसी होगी? ये छोटी होगी। क्यों छोटी होगी?
यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका रिमाइंडर जो है वो बड़ी टर्म बचती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने देखा हमारा रिमाइंडर कितना है, 1 है, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू है, 2 की। मैंने आपसे क्या कहा कि जो रिमाइंडर है या तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा या फिर क्या होगा, वो आपका 0 से बड़ा होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 1 है, लेकिन ये जो वैल्यू है ये आपकी इस b से छोटी होगी। क्यों छोटी होगी, क्योंकि अगर सपोज दैट यहाँ पे मान लो इससे बड़ी वैल्यू है या इसकी इक्वल है तो आपकी फिर से एक बार डिवाइड हो जाएगी। भाई मान लो यहाँ पे 1 की जगह पे 2 होता तो 2 1 2 फिर से चल जाती है, 3 होता तो भी आपकी आगे डिवाइड चल जाती। तो इसीलिए जो रिमाइंडर होगा वो या तो इस b से छोटा होगा या 0 के इक्वल होगा या 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक बार पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए। देखिएगा, इसके बाद में एक थ्योरम है जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल पार्ट है 7 और ये पार्ट्स आपको सिर्फ याद रखने हैं, इनका प्रूफ आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इनको आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनके भी होने हैं तो उनके तो ऑब्जेक्टिव पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और सब्जेक्टिव वालों को इसलिए याद रखने क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इनका यूज होगा। इसके बाद में आपकी 2 मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिनके प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको करेंगे। ठीक है, जिनके प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछे जाते उनको प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ वही प्रूफ करेंगे थ्योरम्स यहाँ पे हम क्लास में जिनके प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखना, आपको याद रखने हैं ये टोटल 7 स्टेटमेंट्स किसके लिए, किन्हीं भी इंटीजर्स a, b और c के लिए। फर्स्ट क्या कहता है कि यदि b इज डिवाइडेड बाय a देन bc इज आल्सो डिवाइडेड बाय a, यानी कि यदि b डिवाइड होता है a से तो bc भी डिवाइड होगा किससे, a से। सेकंड है कि यदि b डिवाइड हो रहा है a से, c डिवाइड हो रहा है b से, तो c किससे भी डिवाइड होगा, a से भी डिवाइड होगा। थर्ड कंडीशन क्या है कि c किसके इक्वल है, यदि ax प्लस by के इक्वल है और a डिवाइड हो रहा है किससे, d से, लेकिन c भी डिवाइड हो रहा है d से, तब d जो b है वो ऑल्सो डिवाइड होगा किससे, d से। ठीक है, फोर्थ कंडीशन है यदि b डिवाइड हो रहा है a से, a डिवाइड हो रहा है b से, तब a किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा, जहां पर a और b किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेंगे, यानी कि a और b क्या होंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स होंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी की यदि b डिवाइड होता है a से और c डिवाइडेड होता है a से, तब bx प्लस cy भी क्या होगा, डिवाइड होगा a से। फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x एंड y की सभी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये बात कैसी है, ट्रू है। क्या बात है कि यदि b डिवाइड हो रहा है a से और c डिवाइड हो रहा है a से, तो bx प्लस cy भी डिवाइड होगा किससे, a से। नेक्स्ट है कि यदि एनी इंटीजर b डिवाइड्स a पॉजिटिव इंटीजर a देन b इज नॉट न्यूमेरिकल ग्रेटर देन a। क्या कहा कि यदि कोई भी इंटीजर b है जो कि डिवाइड करता है एक पॉजिटिव इंटीजर a को, यदि b क्या है, कोई भी इंटीजर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर a को डिवाइड करता है, तो इसको आप किस फॉर्म में लिखोगे कि a इज डिवाइडेड बाय b, सो देन तब b इज नॉट न्यूमेरिकली ग्रेटर देन a। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकली जो b है वो a से ग्रेटर देन नहीं होने का, यानी कि b की वैल्यू क्या रहेगी, a से छोटी रहेगी। उसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि b डिवाइड होता है a से और b लेस देन है a से, जहां पर a और b कैसे हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, तब b किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ध्यान से समझना, क्या कहा कि यदि b डिवाइड हो रहा है किससे, a से, मान लिया b कोई भी इंटीजर है, ये हमारा डिवाइड हो रहा है किससे, a से, b की जो वैल्यू है वो कैसी है, a से बड़ी है, b की वैल्यू कैसी है, a से बड़ी है, और a और b कैसे हैं, हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि निगेटिव में टर्म्स नहीं जाएंगी, तब उस कंडीशन में b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये आपको ध्यान रखनी है, टोटल 7 प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिनके प्रूफ आते हैं वो करेंगे, एक बार पहले यहाँ तक नोट कीजिए। सो देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। अब इसको देख करके आपको थोड़ा थोड़ा कुछ याद आया होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ी है सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये वाली थ्योरम, एंड इसका प्रूफ भी आपने 10th में किया हुआ है। अब देखो 10th का कितने आगे जाकर के आपका काम आ रहा है, वहां पे भी ये थ्योरम आपकी इंपॉर्टेंट थी और यहाँ पे भी आपकी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसके ऊपर लिख सकते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सकता है आपकी आ भी जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में कई बार कई सारी यूनिवर्सिटीज में ये थ्योरम आपकी पूछ ली गई है।
थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है वो समझिए पहले कि फोर गिवन इंटीजर्स a एंड b इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं a और b जो कि कैसे हैं 0 से बड़े हैं, दे आर एग्जिस्ट, वहां पे एग्जिस्ट करता है यूनिक इंटीजर q एंड r, जिनको आप क्या बोलते हो, कॉल्ड रेस्पेक्टिवली क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। q क्या होता है आपका क्वोशिएंट और r क्या होता है रिमाइंडर। सच दैट a किसके इक्वल होगा, bq प्लस r के, एंड r की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होगी 0 से, बट लेस देन होगी किससे, b से। ये बात तो आपको अभी क्लियर कराई थी, कैसे हुई थी, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो ये बात थ्योरम में कही हुई है तो 100% बात तो सही है, लेकिन हमें क्या करना है, फिर भी इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक बात बताइए, जब भी हम किसी डिजिट को किसी अनदर डिजिट से डिवाइड करते हैं तो हम कंडीशन क्या लेकर के चलते हैं कि जिससे भी हम डिवाइड करें, अगर हम मान रहे हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन है फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हम अगर अपने आप कर रहे हैं, अपने आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो a की वैल्यू है ये ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, इस b से बड़ी। यानी कि अगर ऊपर 5 लिखा हुआ है तो हम नीचे क्या लेते हैं, 2 लेंगे, ठीक है। ऐसी डिजिट लेंगे जो हमारी क्या हो, इससे छोटी हो, यानी कि जो a की वैल्यू लेंगे और जो हम b की वैल्यू लेंगे तो वो हमेशा हम कैसी लेंगे कि a की वैल्यू हमारी b की वैल्यू से या तो बड़ी हो या फिर दोनों वैल्यूज हमारी कैसी हो, इक्वल हो। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे छोटी ले ली, यहाँ पे हमने b की वैल्यू a की वैल्यू छोटी ले ली और b की वैल्यू बड़ी ले ली, तो इस कंडीशन में होगा तो कुछ नहीं, लेकिन फिर हमें पॉइंट वाले डिवाइड करनी पड़ेगी। तो जब भी हम खुद से क्वेश्चन बनाते हैं हम क्या करते हैं, a की वैल्यू बड़ी लेते हैं और b की वैल्यू क्या लेते हैं, छोटी, या फिर दोनों कैसे लेते हैं, इक्वल। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि यदि a कैसा हो, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू हो किससे, b से, यानी कि a की वैल्यू या तो b से बड़ी हो या फिर b के कैसी हो, इक्वल हो। सो नाउ यहाँ पे आप क्या करोगे, इस b के कुछ मल्टीपल्स लेट कर लोगे। नाउ लेट अस कंसीडर the set of multiples of b. Now let us consider the set of multiples of b as b हो गया, फिर उसके बाद में 2b मान लो, 3b मान लो, 4b मान लो। इस तरीके से हमने मान लिया कि कोई भी सेट है किसका, b के मल्टीपल्स का, ठीक है। एक बार 1, एक बार 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से हमने मान लिया। सो नाउ एक बात बताइए, हम कंडीशन क्या लेके चले कि a कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होना चाहिए किससे, b से। सपोज दैट हमने मान लिया q और r क्या है हमारे पास में, कोई भी दो इंटीजर्स है। पहले लिख देना कि लेट q एंड r be any two integers, then हम कंडीशन क्या लेकर के चलिए, यहाँ पे ये बताइए a इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू b, यानी कि a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होनी चाहिए किससे, b से। अब आप क्या करो, कोई भी जो हमने ये माना है क्वोशिएंट q माना है, इसको मल्टीपल ले लो किसका, q का। क्यों लिया, यहाँ पे आप चाहे तो ये भी लेट कर लेना, लेट bq इज द ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ b, चाहे तो लिख लेना ऑल्सो लेट bq is the greatest multiple of b, is the greatest multiple of b. So then इस कंडीशन में क्या होगा कि जो a की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होगी किसके, b इंटू क्यू के। ये बात तो आपको क्लियर हो गई भाई, b इंटू क्यू से कैसी होगी, a की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, b क्यू तो आपको बताया ही था भी। मान लो यहाँ पे मैं बार बार एक एग्जांपल ले रही हूँ, सिर्फ समझाना ही है, ठीक है। 2 2 4 इस तरीके से, यानी कि ये अगर हमारी a की वैल्यू ये b की ये q की, तो जो a की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी किससे, इस b इंटू क्यू से। भाई 2 2 कैसे है 4, तो अब भी ये छोटी है ये बड़ी है, और सपोज दैट यहाँ पे होता ही 4, यहाँ पे कितना होता 4 होता, तो उस कंडीशन में दोनों कैसी हो जाती है, इक्वल हो जाती है। भाई 4 इज इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किसके, b इंटू क्यू के। एंड ऑल्सो सपोज दैट अगर हम आगे इन टर्म्स को ले जाते रहे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब bq की वैल्यू हमारी कैसी हो जाएगी, बड़ी।
तो आप क्या लोगे कि a हमारा क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा q प्लस 1 इंटू बी से, ठीक है। यानी कि एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर ये वैल्यू हमारी बड़ी हो जाएगी किससे, a से। कब, जब हम क्वेश्चन में 1 ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू निकल करके आएगी तब। सो नाउ अब आप पहले इसके लिए सॉल्व कर लीजिए, इसको इधर लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी क्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। जब बी क्यू को आप इधर लेकर के आ गए, इज इक्वल्स टू में क्या बच गया, 0। हमने मान लिया कि यदि a माइनस बी क्यू किसके इक्वल हो, r के इक्वल हो, सो देन यहां से आपको क्या मिलेगा, अगर आप इसके प्लेस पे आप पुट करोगे कि r इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि r की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी किसके, 0 की। और r क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर है। ऑल्सो अब कंडीशन कौन सी लेके चलो, ये वाली, a इज लेस देन इज इक्वल्स टू q प्लस 1 इंटू बी। इसको सोल्व करोगे तो q की b में मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ जाओ, a माइनस बी क्यू लेस देन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास में क्या बचेगा, b। एक काम करना, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा भैया आपका, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन ये हो गई। यहाँ पे सिंपल सी बात, एक चीज का ध्यान करना, दोबारा से देख लो कि अगर हम बी क्यू की बात कर रहे हैं तो इससे तो ऑलवेज बड़ी होगी एक ही वैल्यू या फिर इसकी इक्वल होगी। लेकिन सपोज दैट हम कोई भी अनदर टर्म ले रहे हैं जिसमें हमने बी क्यू में बी और ऐड कर दिया, बी ये कैसे आई टर्म आपके पास में, अगर आप इसको ओपन करो, ये इस फॉर्म में ही तो लिखी हुई है। तो जब भी हम बी क्यू में बी ऐड कर देंगे उतनी ही टर्म और ऐड कर देंगे, जो भी हमारा क्या है डिवाइजर है वो ही और ऐड कर, डिवाइडेंट है वही और ऐड कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज कैसी होगी, a से बड़ी होगी। भाई देखो एक बार एग्जांपल के थ्रू समझो, यहाँ पे हमने ये लिया था, ठीक है, हमने कहा जी 2 2 4 होते हैं, हमने ये कंडीशन ली, यहाँ पे इसको 4 रहने दो, 2 2 4 0। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो a है यानी कि जो 4 है ये हमारा किसके इक्वल है, 2 इंटू 2 यानी कि 4 के, यानी कि b इंटू क्यू के। क्लियर है बात। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस b क्यू में आप b और ऐड कर दो, b कितना है, 2 है, अगर इसमें b और ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब a तो कैसी रह गई, अब छोटी रह गई a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या हो गई आपकी, बड़ी हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि a छोटा हो जाएगा किससे, q प्लस 1 इंटू बी से। अब अगर हम वो वाली कंडीशन यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं तो ये q इंटू बी इधर प्लस का था, इधर की साइड आएगा माइनस का हो गया, b इधर की साइड बचा, जब आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी क्यू क्या आ गया, लेस देन आ गया किससे, b से। ऑल्सो यदि अगर आप देखो a माइनस बी क्यू किसकी इक्वल माना था हमने, यहाँ पे r की इक्वल माना था, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करो तो आपके पास में क्या आएगा कि r कैसा होगा, लेस देन होगा किससे, b से। r कैसा होगा, लेस देन होगा b से। एक कंडीशन हमने निकाली थी कि r कैसा होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होगा 0 के। एक कंडीशन हमने क्या निकाल दी कि r जो होगा वो लेस देन होगा b से, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो b से कैसा होगा, छोटा होगा। सो एट द एंड आप क्या कह सकते हो, नाउ लेट q and r be any two positive integer then a minus bq is equals to r होगा। a minus bq is equals to r, ये हम कंडीशन मान करके चले हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये माइनस की दूसरी साइड जाएगी टर्म किसकी हो जाएगी, प्लस की, कि a किसके इक्वल आ गया, bq प्लस r के। एंड r की जो वैल्यूज हैं वो हमने देखी क्या है कि r की वैल्यू या तो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए किससे, 0 से, एंड r की वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे, b से। यही क्या है आपके डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम का प्रूफ है, जो कि हमको करना था कि a किसके इक्वल होना चाहिए, bq प्लस r की, और r की वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू होनी चाहिए 0 की, लेकिन लेस देन होनी चाहिए किससे, b से। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, टफ नहीं है, ठीक है, तो इसको कर लेना, नोट कीजिए इसको।
देखिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, बट क्वेश्चंस को करने से पहले साइड में 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ये किसके लिए है? मिनिमल रिमाइंडर के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है कि कोई भी आपको 2 टर्म्स दी थी और उनके लिए आपको मिनिमल रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। फर्स्ट क्या कहता है कि सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपको गिवन है उसकी हेल्प से आप a, b, q और r की वैल्यूज निकाल लोगे। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम आपको पता है क्या कहती है? a किसके इक्वल होता है? bq प्लस r के। ऑल्सो r इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। तो 3 कंडीशन कौन कौन सी होंगी? फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि यदि r की वैल्यू b/2 से छोटी है तो जो मिनिमल रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल आएगा? आपका r के इक्वल ही आएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है कि यदि r की वैल्यू बड़ी है b/2 से तो जो मिनिमल रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा? -b - r के। यानी कि जब भी आप मिनिमल रिमाइंडर निकालोगे पहले ये कंडीशन देखोगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मिनिमल रिमाइंडर क्या हो जाएगा? r, जो भी r की वैल्यू होगी। अगर r की वैल्यू बड़ी है b/2 से तो मिनिमल रिमाइंडर क्या होगा? इस टर्म के इक्वल आएगा। इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और यदि r की वैल्यू इज इक्वल्स टू r b/2 के तो मिनिमल रिमाइंडर किसके थ्रू निकलेगा? इसके थ्रू। 2 कंडीशंस होंगी, यानी कि मिनिमल रिमाइंडर आपका r हो सकता है कब? यदि q1 किसके इक्वल हो? q के, और e किसके इक्वल हो? 1 के। और सेकंड कंडीशन क्या है कि b - r होगा किस कंडीशन में? यदि q1 किसके इक्वल हो? q + 1 के, और e किसके इक्वल हो? -1 के इक्वल हो। क्लियर है? क्वेश्चन एक आपके सामने लिखा हुआ है, एक मैं करा रही हूँ, एक आपको होमवर्क से करने के लिए दूंगी। क्वेश्चन है फाइंड द मिनिमल रिमाइंडर ऑफ 217 विद रिस्पेक्ट टू 39। यानी कि आपको क्या करना है? मिनिमल रिमाइंडर फाइंड आउट करना है 217 का, किसके रिस्पेक्ट में? 39 के रिस्पेक्ट में। तो पहले तो इन दोनों टर्म्स के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक बात बताइए पहले, बड़ी डिजिट कौन सी है, छोटी कौन सी है? तो आप कहोगे ये बड़ी है वो छोटी, इसका मतलब a की वैल्यू तो कितनी है आपके पास में? 217, और b की वैल्यू क्या है? 39 है। अलग से डिवाइड करके देख लीजिए, 39 से डिवाइड करोगे आप किसको? 217 को। कितने टाइम्स चलेगा ये आपका देख लेना एक बार सोल्व करके। 5 टाइम्स चलाओ, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 15 और 4 कितने आ जाएंगे? 19। तो यहाँ से आगे आपके पास में 2 और 2 22। इसका मतलब कि आपके पास में a की वैल्यू 217 है, b की 39, q की वैल्यू कितनी आ गई? 5, और r की वैल्यू क्या आ गई? 22। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे कि सिंस 217 हमारा किसके इक्वल आ गया? 39 में हमने मल्टीप्लाई की 5 की, और इसमें अगर हम ऐड कर दे 22 को तो ठीक है ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 217 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? बाय कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करोगे आप? इसकी जो डिवीजन एल्गोरिथम की थ्योरम है, बाय कंपेयरिंग विद a is equals to bq plus r. So we have, यहाँ से आपको क्या मिलेगा ये बताइए? a की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 217। मैं पूछूं b की वैल्यू कितनी आई? आप बोलोगे दी 39। q की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है? 5, एंड ऑल्सो r की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है? 22 आई है। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है मिनिमल रिमाइंडर निकालना है, तो उसके लिए हमें इसकी कंपैरिजन किससे करनी पड़ेगी? r और b/2 के लिए हमें देखना पड़ेगा। अब ये बताइए r की वैल्यू क्या है आपके पास में? 22 है। b/2, b की वैल्यू कितनी है? 39। डिवाइड कर दो इसको 2 से। तो ये बताइए ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये बड़ी है या ये बड़ी है? अगर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो एक बार में तो चलेगा, 2 बार में तो चलेगा ही नहीं, एक बार में चलेगा। यानी कि 2 1 जा 2, उसके बाद में 1 इधर गया, 2 9 जा 18, यानी कि 19 समथिंग। तो ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से कैसी है? छोटी है। इसका मतलब आप कहोगे 22 हमारा बड़ा है किससे? 39/2 से। इन अ सेंस इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारी किसकी वैल्यू है? r की। तो r हमारा ग्रेटर देन हो गया किससे? 39 किसकी वैल्यू है? b की /2 से। यानी कि r हमारा बड़ा है किससे? b/2 से। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? सेकंड वाली। सो नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है? मिनिमल रिमाइंडर, द मिनिमल रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? यहाँ से देखो -b - r के। अब देखो अगर ये वैल्यू हमारी लेस देन हो जाती है b/2 से तो उस कंडीशन में मिनिमम
मिनिमल रिमाइंडर हमारा क्या होता है आर, और आर की वैल्यू कितनी है 22, तो 22 हमारा क्या हो जाता है फाइनल आंसर। बट ये वैल्यू हमारी बड़ी है b/2 से, तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए। b की वैल्यू कितनी है 39 है, माइनस आर की वैल्यू कितनी है 22 है। इसको आप सॉल्व कर दो तो आपके पास में क्या बचेगा 17, और वो भी कैसा माइनस का। सो -17 इज अवर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। एक बार नोट कीजिए, फिर एक आपको होमवर्क से दे रही हूं मैं। यहाँ पे चेंज कर लेना डिजिट, यहाँ पे है 171 विद रिस्पेक्ट टू 23, एंड इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है। बाकी अब इसमें जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ही आगे, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप इसमें जितना समझा दिया इतना आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले वगैरह आगे तो कम है, मोस्टली क्वेश्चंस ही हैं आपके, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितना आज के लेक्चर में करा दिया इस सबको अच्छे से रिकॉल कर लेना, जो लर्न करने वाली बातें उनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको समझ में आया है या नहीं कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि दी सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा इतनी जल्दी, तो ऐसा नहीं, देखो मैंने बोला है कि आपकी डे बाय डे क्लासेस चलेंगी अल्टरनेटिव वे में, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर जिस भी दिन टाइम मिल जाता है उस दिन आपके हो सकता है कि एक दिन में आपकी दोनों बुक्स की भी वीडियोस अपलोड हो जाए, या फिर एक दिन में मोस्टली बहुत ज्यादा टाइम की वीडियोस अपलोड हो जाए, जैसे संडे वगैरह है या फिर किसी दिन की छुट्टी है, तो उस दिन आपकी हो सकता है ज्यादा लेंथी वीडियोस भी आपको मिल जाए, जिसमें हम 1 से 2 चैप्टर एक ही दिन में कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो हमारा फोकस है सिलेबस कंप्लीट कराने पे। ये नहीं है कि मैंने टाइम बांध लिया है कि आपको आधे घंटे की वीडियो देनी है, 1 घंटे की देनी है। जितना मेरे से ज्यादा हो सकेगा उतने लेंथी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर सके एग्जाम्स के लिए। बस आपको इतना करना है, साथ साथ अपनी जो प्रिपरेशन है पीछे की वो भी करते हुए चलना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।